वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 हिंदी का फाइनल का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है अपठित गद्यांश। तो इसके हम लोगों को आंसर्स देखने हैं। ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। संपूर्ण उत्तर भारत में सशक्त क्रांति की ज्वाला धधकाने तथा क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी तैयार करने का श्रेय आज़ाद को है। उत्तर भारत की पुलिस आज़ाद के पीछे पड़ी हुई थी। दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे जिससे वे चिंतित थे। ठीक है, तो यानी कि हमें समझ में आ गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये गद्यांश है। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यह गद्यांश किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है यह गद्यांश? तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद पर यह गद्यांश केंद्रित है। आज़ाद के पीछे कौन लगा था? तो आज़ाद के पीछे उत्तर भारत की पुलिस लगी थी। तो आप लोग लिख सकते हैं उत्तर भारत की पुलिस। उत्तर भारत की पुलिस आज़ाद के पीछे लगी हुई थी। आज़ाद क्यों चिंतित थे? तो देखते हैं आज़ाद क्यों चिंतित थे। क्योंकि दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे जिससे वे चिंतित थे। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे। तो ग का आंसर यहाँ से निकल आएगा। एक गोली बचने पर आज़ाद ने क्या किया? तो देखते हैं। आज़ाद बचते छिपते इलाहाबाद जा पहुँचे। 27 फरवरी 1931 को वे एल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। दिन के 10 बजे पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलीं। आज़ाद ने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए और जब उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी तब उसे अपनी कनपट्टी पर दागकर शहीद हो गए। क्योंकि उनका नाम क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद मतलब वो कभी भी बंदिश में नहीं रहना चाहते थे, तो वो जेल नहीं जाना, मतलब प्रेरित थे ना वो बहुत ज़्यादा कि वो अंग्रेज़ों के लिए कुछ नहीं करेंगे, हमेशा आज़ाद ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। एक गोली बचने पर आज़ाद ने क्या किया? तो इसका आंसर यहाँ पर है, देखिए, अपनी कनपट्टी पर दाग कर शहीद हो गए। तो जब एक गोली बची थी तो अपनी कनपट्टी पर दागकर वो शहीद हो गए। ब्रिटिश सरकार के लिए आज़ाद क्या थे? तो ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए हमारे जो सारे क्रांतिकारी थे ना, उनके लिए तो जो अंग्रेज़ थे वो बहुत बुरे थे, राइट। मतलब हमारे पूरे देश के लिए अंग्रेज़ बुरे थे। तो हमारे देश के लोग जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे कि भाई अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, इस तरीके की बातें जो करते थे, तो ब्रिटिश सरकार उनको पसंद नहीं करती थी ऑब्वियसली। नेक्स्ट है पोयम। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। चलिए अब इसके आप पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान के डाकिए कौन है? पक्षी और बादल। तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं भगवान के डाकिए कौन है? भगवान के डाकिए हैं पक्षी और बादल। डाकिया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ये देखिए इया, है ना। इया प्रत्यय हमें देखने के लिए मिलता है डाकिया में। भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं भगवान के डाकिये। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो क्या भेजती है एक देश की धरती दूसरे देश को? वो भेजती है सुगंध। ठीक है, सुगंध भेजती है। तो ये हो गया हमारा पूरे पोएम के सारे आंसर्स। अब हम व्याकरण वाले भाग पर आते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्द किन क्रियाओं से बना है? तो रोपाई किससे बना है? रोपाई जो है वो बना है रोपना से। और सिलाई किससे बना है? सिलाई बना है सिलना से, है ना। लोक उपसर्ग से दो शब्द बनाओ। तो लोक से आप लोग उपसर्ग से बना सकते हो। उपसर्ग जो आगे लगता है लोकतंत्र हो सकता है ना, और लोक मत हो सकता है।
निम्नलिखित में अंतर बताओ। निधन है एक और एक है निर्धन। तो निधन का मतलब होता है मृत्यु, है ना, किसी की जो मृत्यु हो जाती है उसको हम लोग निधन बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है मृत्यु। और जो निर्धन है, निर्धन का मतलब होता है गरीब, जिसके पास पैसा ना हो वो निर्धन है। वाक्य प्रयोग करो। छोटा बड़ा। तो हमें किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, हमें किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। अब प्रत्यय छांट कर लिखो। तो चमकीला और घबरी, ये सब आपने होपफुली लिख लिया होगा। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि हम आगे के आंसर्स और लिख पाएँ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय छांट कर हमें लिखने हैं। तो चमकीला का जो प्रत्यय है वो है ईला, और जो घबराना है इसमें जो प्रत्यय है वो है आना, जो लास्ट में आता है। ठीक है। अर्थ लिखो। मेल जो है, मेल का मतलब होता है मिलना, है ना। और जो मैल शब्द है वो तो गंदगी होती है ना। मैल जो है उसको हम बोलते हैं गंदगी। अब विपरीत शब्द लिखना है। अपना, तो अपना का तो हमें पता है क्या होता है, पराया। और सुखद का क्या होता है उल्टा, दुखद होता है। विपरीत शब्द का मतलब है कि आपको उल्टा बताना है। अब निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। कनी का मतलब होता है कण, छोटा सा, है ना। और बिलोचन का मतलब होता है नेत्र, यानी कि आँखें। वाक्य में प्रयोग करना है। धीरे धीरे रुक। तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ये कणी है। कणी का मतलब कण होता है, बिलोचन का मतलब होता है नैना या फिर नेत्र। तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और रुक कर, तो बारिश रुक कर हो रही है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई बारिश रुक कर हो रही है, कि भाई बारिश रुक कर हो रही है। नेक्स्ट है वर्तनी ठीक करें। बीमार, ठीक है, और पूर्णिमा, मतलब आपने को इसकी स्पेलिंग ठीक करनी है। तो बीमार ऐसे लिखा जाता है और पूर्णिमा ऐसे लिखा जाता है। मैं ये वाले रब कर रही हूँ, इसके आगे मैं आपको पूर्णिमा लिख के दिखा देती हूँ कि पूर्णिमा। ठीक है, ये है पूर्णिमा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का लिंग बताइए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पतीला, तो पतीला क्या है, पतीला है होता है पुल्लिंग। और बालिका तो स्त्रीलिंग है, बच्ची होती है। अब नेक्स्ट है, देखो ध्यान से इसको पढ़ना है और आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों के हैं। इनका संबंध देश की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महवाल संबंधी गीत पंजाबी में, और ढोल, मतलब बेसिकली कहाँ के लोकगीत हैं वो हमें बताना है। जनता, देश की जनता से किसका संबंध है, तो वास्तविक लोकगीत देश के देहातों में गाँव में गाए जाते हैं। तो किसका संबंध हो गया,
तो गांव देहात का संबंध हो गया। लोकगीतों का संबंध देश की जनता से है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे कि भाई जो लोकगीत है ना उनका संबंध है देश की जनता से। बड़ी जान होती है इनमें, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सीधे हृदय से निकलते हैं, इसलिए इनमें बड़ी जान होती है। ठीक है, बड़ी जान होती है इसमें, ऐसा क्यों कहा गया है? तो आप लोग ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये सीधे हृदय से निकलते हैं, क्योंकि ये सीधे हृदय से निकलते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है पश्चिमी बिहार के गीत कौन से हैं? तो पश्चिमी बिहार के यहाँ पर हमें बताया गया है ना, चैत वाला, ये रहा चैता और कजरी और बारहमासा, ये सब पश्चिमी बिहार के गीत हैं। पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का तो हमें पता है कि लोकगीत है ना, जो लोकगीत चैप्टर है वो है, और जो लेखक हैं उनका नाम है भगवत शरण उपाध्याय, है ना, भगवत शरण उपाध्याय लेखक हैं। चाव का अर्थ लिखिए। तो चाव का होता है जो काम मन से किया जाता है ना, वो होता है कि बड़े चाव से ये काम किया गया है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुदरी छाल, वसंत में नई कलियों का खिलना, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह को प्रकृति का जादू कहा गया है। तो ये तो थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप जो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं ना, वो आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, है ना, भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल। फिर चीड़ की खुदरी छाल, चीड़ की खुदरी छाल, वसंत में नई कलियों का खिलना, है ना, ये सब होते हैं प्रकृति के जादू। दुनिया का पुराना हाल किन किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो दुनिया का पुराना हाल जो जाना जाता है, मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ, तो आप लिख सकते हैं पहाड़ों, समुद्रों, नदियों, है ना, जंगलों, जानवरों, इन सब से, जंगलों, फिर उसके बाद जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, इस प्रकार की चीज़ों से पुराने समय का हाल जाना जाता है। स्त्रियां विशेष तौर पर किस किस अवसर पर लोकगीत गाती हैं? लोकगीत पाठ के आधार पर लिखिए। तो लोकगीत किन किन विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं? तो देखिए, विवाह समारोह में, है ना, विवाह में, और जन्मोत्सव में, विवाह होता है, जन्मोत्सव होता है ना, या फिर कोई त्योहार होता है, इन पर गाए जाते हैं लोकगीत। और इसमें किनका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है ढोलक का, है ना, ढोलक और झांझ, ढोलक हो गई, झांझ हो गई, बांसुरी हो गई, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है, ये कविता पढ़ के आप लोगों को बताना है और इसके आंसर्स। ठीक है, तो मैं रब कर देती हूँ यहाँ पर, फिर हम कविता के आंसर्स लिख लेंगे। ये देखो कविता है, उपयुक्त काव्यांश की कविता और कवि का नाम लिखो। तो ये मैं सबसे छोटी हूँ जो है कविता है। तो कविता कौन सी है? कविता है मैं सबसे छोटी हूँ, है ना। और इसके जो कवि हैं कौन है? वो है सुमित्रानंदन पंत। मैं सबसे छोटी हूँ, और कवि हैं इसके सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है? क्योंकि छोटे बच्चे को माँ अधिक प्यार करती है, उन्हें प्यार अधिक मिलता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, उन्हें
प्यार अधिक मिलता है। उन्हें प्यार अधिक मिलता है। बच्ची ने माँ के द्वारा छलने की बात क्यों की गई है? क्योंकि छोटे बच्चे की माँ जो होती है ना, बड़ा होने पर, क्योंकि बड़ा होने के बाद माँ उनका हाथ पकड़कर घूमती नहीं, अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती, ना मुंह हाथ धुलाती, ना सस्ती सवारती, ना ही खेलने को खिलौने देती हैं। तो इसीलिए कहती हैं कि बड़ा होने के बाद माँ उनको छलती हैं, क्योंकि इतना मतलब हाथ से खाना नहीं खिलाती, गोद में नहीं सुलाती बड़ा होने के बाद। सदा का अर्थ लिखिए। सदा का मतलब होता है हमेशा, या फिर आप सदैव बोल सकते हैं। कविता में दिन रात का प्रयोग है। दिन और रात विलोमार्थी हैं, इस प्रकार दो विलोमार्थी जोड़े लिखिए। तो ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया, तो ये जैसे कि ऊपर नीचे है ना, और आगे पीछे। ठीक हो गया। देखते हैं किन्हीं दो के उत्तर आप लोगों को देने हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो लड़की क्या कहना चाहती है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। नेक्स्ट है, चांद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। अच्छा, सेकंड वाला ही वाला हो जाएगा। आप किसे सही मानते हैं? नगर से निकलते ही सीता की क्या दशा हुई? राम ने थकी हुई सीता की सहायता कैसे की? तो सीता, नगर से निकलते ही सीता की हालत क्या हुई? सीता के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, होंठ सूख गए और वो शीघ्र थक गईं। तो उनके जो हुए क्या हुए? होंठ सूख गए और उनको पसीना आने लगा। राम ने थकी हुई सीता की सहायता कैसे की? तो राम ने देख लिया कि भाई सीता थक गई हैं, तो राम ने थोड़ी देर सीता के पास बैठ गए और उनके पाँव से कांटे निकाले ताकि उन्हें थोड़ी देर राहत महसूस हो। अब बालराम कथा के हैं ये देखिए। लक्ष्मण के राम की खोज हेतु जाने पर रावण ने क्या किया? तो सीता का हरण कर लिया। सीता हरण कर लिया रावण ने। रावण ने कुंभकर्ण को क्यों जगाया? तो रावण को जब अपनी सेना के अनेक महाबलियों के मारे जाने की खबर मिली तो उसने स्वयं सेना की कमान संभाल ली। फिर भाई अब वो फिर भी लज्जित हो गया, सारे के सारे जो रावण की सेना के लोग थे वो मारे जा रहे थे। तो भाई जंग में हिस्सा लेने के लिए रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। राम ने सुग्रीव की किस प्रकार सहायता की? तो राम ने युद्ध में सुग्रीव के भाई बाली को मारकर उसको किष्किंधा की राजगद्दी दिलवाकर सुग्रीव की सहायता करी। तो उसको क्या करा? बाली को मारा राम ने, है ना, और किष्किंधा की राजगद्दी, किष्किंधा की राजगद्दी, किष्किंधा की राजगद्दी सुग्रीव को दिलवाई। सुग्रीव को दिलवाई। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल रूप में रामायण किसने लिखी है और यह किस भाषा में है? तो लिखी तो है महर्षि वाल्मीकि ने। जो मूल रामायण है ना, वो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि। और वो जो लिखी गई है वो लिखी गई है संस्कृत में। अब जो नेक्स्ट है वो है संवाद करना है आपको एक चौक और डस्टर के बीच में। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं कि भाई जो चौक है, एक तो आप चौक लिख लेंगे और फिर एक तरफ लिख लेंगे कि डस्टर है। चौक बोलती है कि
मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा घिसा जाता है बोर्ड पे। फिर डस्टर बोलता है कि हाँ भाई, तुम्हें साफ़ करने के लिए जब मेरा इस्तेमाल करते हैं तो मेरे को तो बड़ी ही खांसी आती है, मैं तो धूल धूल हो जाता हूँ। तो फिर चॉक कहती है तुम तो सिर्फ धूल धूल होते हो, और मेरे को जब घिसते हैं तो जो चरचर आवाज़ आती है तो मेरे को तो बड़ा दर्द होता है। तो फिर उसके बाद डस्टर कहता है कि हाँ बहन, सही कह रही हो, जो आवाज़ आती है ना चॉक जब चलती है बोर्ड पे, तब मुझे भी वो आवाज़ पसंद नहीं आती, अब हम क्या करें। तो इस तरीके से आप कुछ भी संवाद बना सकते हैं। अपने प्राचार्य को 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र लिखो, या फिर अपने किसी मित्र को जन्मदिन की बधाई हेतु पत्र लिखो। तो देखिए इसका फॉर्मेट तो आप लोग अभी बचपन से करते ही आ रहे हैं, है ना, प्रधानाचार्य महोदय, और फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे डेट, फिर सेवा में, फिर विषय डालेंगे कि क्या विषय है, कि 2 दिन की छुट्टी हेतु। अब आप बता सकते हैं 2 दिन की छुट्टी की भाई आपको शादी में जाना है, या फिर आप बीमार हो गए हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं। अब 100 शब्दों में आप इनमें से किसी पर भी लिख सकते हैं। तो ये आप अपने शब्दों में इजीली लिख सकते हैं कि प्रातःकाल की सैर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए, और आप डेली उठते हैं 5 बजे सैर करने जाते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और हमें ऑक्सीजन जो है वो अच्छी मात्रा में मिल जाती है। इस तरीके की चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा पेपर। थैंक यू सो मच।